बरसात की उस रात आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे मानो धरती पर कोई अनकहा राज गिरने वाला हो। और गांव के किनारे खंडहर सी हवेली के बंद दरवाजों के पीछे अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवेली का नाम था शाहमीर हवेली, जिसे लोग वर्षों से अभिशप्त मानते थे, क्योंकि वहां से कभी लौटकर कोई नहीं आया था जिसने अंदर रात बिताई हो। गांव के बच्चे भी उस रास्ते से निकलते वक्त सांस रोक लेते थे और बड़े बूढ़े लोग वहां की दीवारों पर उभरे काले धब्बों और टूटी खिड़कियों को देखकर कांप जाते थे। कहते हैं कि हवेली के अंदर कई साल पहले एक खून खराबा हुआ था और उसके बाद से वहां रात के अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज, दरवाजों के खुद बंद होने की आहट और खून की गंध हवा में तैरती महसूस होती थी। इसी हवेली से जुड़ी थी वो रहस्यमयी खून से लिखी चिट्ठी, जिसका जिक्र गांव में दबी जुबान से होता था, लेकिन किसी ने उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। कहानी शुरू होती है आरव से, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था। आरव एक पत्रकार था जो हमेशा अनसुलझे मामलों को खंगालने का शौकीन था। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए वह गांव आया था। लेकिन आते ही उसके कानों तक यह चर्चा पहुंची कि शाहमीर हवेली में फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। आरव ने सोचा कि यह महज अंधविश्वास है, लेकिन उसके अंदर की पत्रकारिता की आग उसे रोक नहीं पाई। एक रात उसने तय किया कि वह हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा उधर मत जाना, वहां मौत है, वहां बद्दुआ है। लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच सामने नहीं आएगा तो ये डर और बढ़ेगा। मैं डर को तोड़ने आया हूं। उस रात आरव टॉर्च, कैमरा और एक नोटबुक लेकर हवेली की तरफ निकला। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि लकड़ी का भारी दरवाजा आधा खुला हुआ है। उसे धक्का देकर अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, दीवारों पर अजीब निशान नजर आए। कुछ धब्बे ऐसे थे जैसे किसी ने खून से लिखा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन आरव ने कैमरे में सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अचानक उसे एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक मुड़ा तोड़ा कागज दिखा, जो किसी पुराने बक्से से बाहर गिरा था। उसने उठाकर देखा तो वह एक चिट्ठी थी, जिस पर स्याही नहीं बल्कि लाल रंग से अक्षर लिखे थे। वह रंग इतना गाढ़ा था कि आरव को यकीन हो गया, यह स्याही नहीं, खून है। उसके हाथ कांप गए, लेकिन उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। इस हवेली में जो खेल चल रहा है वह सिर्फ लालच और जमीन का नहीं है, बल्कि यह इंसानियत को दफनाने की साजिश है। मेरा खून गवाह है, मेरी लिखावट गवाह है, सच सामने लाना। आरव चौंक गया। यह किसकी चिट्ठी थी? किसने अपने खून से इसे लिखा और किस साजिश का जिक्र था? तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आहट आई। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां कुछ सेकंड के लिए किसी औरत का चेहरा दिखा, पीला, उदास और खून से सना हुआ। आरव के होश उड़ गए। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवा में सिर्फ चिट्ठी की गंध और जमीन पर टपकती बूंदों जैसी आवाज थी। आरव ने चिट्ठी को जेब में रखा और भागते भागते हवेली से बाहर निकला। दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा और भी तेज हो चुकी थी। वह जानता था कि यह चिट्ठी किसी बड़े रहस्य की कुंजी है। घर पहुंचकर उसने दोबारा चिट्ठी पढ़ी और देखा कि उसके नीचे एक नाम लिखा था, अनाया। अनाया कौन थी? क्या वह वही औरत थी जिसका चेहरा उसने देखा? क्या उसकी मौत ही इस हवेली की कहानी से जुड़ी थी? और अगर उसने सच को सामने लाने की कोशिश की थी, तो उसकी मौत क्यों और कैसे हुई? आरव ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस चिट्ठी के पीछे की सच्चाई जरूर उजागर करेगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस चिट्ठी को पढ़ते ही उसने अपने ऊपर एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जहां हर कदम उसे मौत के और करीब ले जाएगा। आरव पूरी रात सो नहीं पाया।
चिट्ठी उसकी आंखों के सामने बार बार घूमती रही। मेरा खून गवाह है, सच सामने लाना। ये पंक्तियां मानो उसकी आत्मा में छप गई थीं। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। किसी ने नाम सुनते ही खामोशी ओढ़ ली, किसी ने विषय बदल दिया और कुछ ने आंखों में डर भरकर कहा, बेटा, अनाया का नाम मत लो, वो कहानी बहुत पुरानी है और उसकी चर्चा से बुराई फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन पत्रकार का दिल कहां मानने वाला था। अंततः एक बूढ़ी औरत जो हवेली के पास ही रहती थी, कांपते हुए आरव के पास बैठी और बोली, अनाया, वो इस गांव की सबसे खूबसूरत और नेकदिल लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत, उसके दुश्मनों ने उसे मार डाला। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने बताया कि अनाया का रिश्ता गांव के ही एक जमींदार के बेटे कबीर से तय हुआ था, लेकिन कबीर लालची था, हवेली और जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उसके पीछे एक पूरा गिरोह था जो आज भी गांव में ताकतवर है। यही वजह थी कि कोई अनाया का नाम लेना नहीं चाहता था, क्योंकि डर अब भी जिंदा था। लेकिन अब आरव को समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक पुरानी प्रेम कहानी का दुखद अंत नहीं, बल्कि गांव पर राज करने वाले जुल्म और खून खराबे का इतिहास है। और यह भी कि अगर उसने चुप्पी साध ली तो अनाया की मौत और उसकी चिट्ठियां हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। उसने अगले दिन गांव की चौपाल में सबको बुलाया और बक्सा सबके सामने रखा। लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठियां निकालकर पढ़नी शुरू की, अचानक गांव का सरपंच और उसके आदमी वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। सरपंच चिल्लाया, आरव, ये नाटक बंद कर। ये सब पुरानी कहानियां हैं, इन्हें कुरेदने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आरव डटा रहा। उसने सबके सामने एक चिट्ठी पढ़ी जिसमें साफ लिखा था, कबीर और उसके लोगों ने मेरा खून बहाया, लेकिन मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक ये सच बाहर ना आए। गांव वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। कई लोग रोने लगे, क्योंकि वे सब अंदर ही अंदर सच्चाई जानते थे, लेकिन डर के मारे बोलते नहीं थे। तभी अचानक सरपंच के लोग आरव पर टूट पड़े और चिट्ठियां छीनने लगे। हंगामा मच गया। उसी वक्त हवेली की तरफ से जोरदार चीख सुनाई दी, मानो अनाया खुद सबके सामने सच को जिंदा करना चाहती हो। लोग घबरा गए। सरपंच के आदमी भाग खड़े हुए, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। पहली बार गांव वाले एकजुट होकर बोले, हम सच जानना चाहते हैं। आरव की आंखों में चमक थी। उसने बक्सा कसकर पकड़ लिया और कसम खाई, जब तक ये खून से लिखी चिट्ठियां पूरी तरह पढ़ी नहीं जाती, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। गांव की चौपाल पर उस रात जो हंगामा हुआ, उसने पूरे माहौल को हिला दिया। पहली बार गांव वाले खुलकर बोल रहे थे कि वे सच जानना चाहते हैं, लेकिन सच जितना सामने आ रहा था, उतना ही डर भी गहरा होता जा रहा था। आरव ने जब बक्से की बाकी चिट्ठियां पढ़ना शुरू किया, तो उसमें और भी खौफनाक बातें सामने आईं। कई गांव वालों के गुमशुदा होने का राज, हवेली के तहखाने में हुए कत्लों की लिस्ट, और यहां तक कि कुछ नाम ऐसे थे जिनके रिश्तेदार आज भी गांव में जिंदा थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना दर्द जाहिर नहीं किया था। हर चिट्ठी अनाया के खून से लिखी थी और हर शब्द ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा अब भी मदद की गुहार लगा रही हो। लेकिन इसी बीच गांव के ताकतवर लोग बेकाबू होने लगे। सरपंच और उसके गुर्गे अब आरव के खुले दुश्मन बन चुके थे। रातों को उसके घर के बाहर पत्थर फेंके जाते, अजनबी साये मंडराते और किसी अनजान हाथ से उसके दरवाजे पर लाल रंग से धमकी लिख दी जाती, चुप रहो वरना अगला खून तुम्हारा होगा। आरव जानता था कि यह सब डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह रुकने वाला नहीं। उसने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़ा जो अब खुलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने लगे थे। उनमें से एक था राहुल, जिसकी दादी ने कबीर के जुल्म में अपना बेटा खोया था। राहुल ने आरव से कहा, भैया, हम सब डरते रहे, इसलिए ये लोग जीतते रहे। अब वक्त आ गया है कि अनाया की आत्मा को चैन दिलाएं। यह सुनकर आरव को ताकत मिली, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एक रात जब आरव हवेली के पास से लौट रहा था, अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में 4-5 नकाबपोश लोग खड़े थे। उनके हाथों में लाठी और तेज हथियार थे।
बिना कुछ बोले उन्होंने आरव पर हमला कर दिया। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक बार उसके कंधे पर पड़ा और खून बहने लगा। वह किसी तरह हवेली के टूटे दरवाजे के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से आवाजें आ रही थीं। बाहर निकल, सच की कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। आरव दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने टॉर्च उठाई और हवेली के अंदर भागता गया। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। उसने रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसी पल हवा में फुसफुसाहट गूंजी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यह वही आवाज थी, वही अनाया की आत्मा, जिसने उसके दिल में नया हौसला भर दिया। आरव तहखाने में पहुंचा और वहां गिरते पड़ते एक और पुराना संदूक देखा। उसने खोला तो अंदर एक मोटी किताब रखी थी। किताब भी खून से लिखी हुई थी, लेकिन यह सिर्फ चिट्ठियां नहीं, बल्कि पूरी डायरी थी। उसमें अनाया ने अपने आखिरी दिनों का हर दर्द लिखा था। कैसे उसे हवेली में बंद किया गया, कैसे उसने हर रोज खून के आंसू बहाए, और कैसे उसने ठान लिया कि उसका सच मिटेगा नहीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो उसे मेरा काम पूरा करना होगा। कबीर और उसके वारिस अब भी जिंदा हैं। उनकी हुकूमत को तोड़ो, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आरव ने किताब अपनी बाहों में दबा ली और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह राहुल और गांव के कुछ लोग उसे घायल हालत में हवेली से बाहर लेकर आए। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने सबसे पहले कहा, हमारे पास सबूत है, अब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन खेल इतना आसान नहीं था। सरपंच और उसके आदमी अब खुलेआम धमकियां देने लगे। पुलिस तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी कबीर के वंशजों का प्रभाव था। कई अफसर मामले को दबाने लगे। इसी बीच हवेली में अजीब घटनाएं और तेज होने लगी। रात में लोग दूर से हवेली को चमकते देखते, खिड़कियों में साये घूमते, और कभी कभी अनाया की चीख पूरे गांव में गूंज जाती। लोग समझने लगे थे कि अनाया की आत्मा चैन नहीं लेगी जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा। गांव वालों का डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। आरव ने तय किया कि अब वह आखिरी कदम उठाएगा। उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर कहा, अगर हम सब मिलकर हवेली में चलें और वहां की हर चिट्ठी और हर सबूत सबके सामने पढ़ें, तो यह साजिश छिप नहीं पाएगी। डर तभी टूटेगा जब हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। गांव के लोग पहले झिझके, लेकिन फिर अनाया की डायरी के कुछ पन्ने सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहेंगे। उसी रात पूरा गांव मशालें लेकर हवेली की तरफ चला, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि कबीर के वारिस और उनके गुर्गे सब कुछ दांव पर लगाकर इस सच को दबाने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला, हवा में सन्नाटा फैल गया। अंदर अंधेरा और ठंडक थी, लेकिन इस बार लोग डर कर भागे नहीं। वे आरव के पीछे पीछे अंदर गए। अचानक दीवारों पर खून से लिखी चिट्ठियां खुद चमकने लगी, मानो अनाया खुद उनका रास्ता दिखा रही हो। लेकिन तभी तहखाने से गोलियों की आवाज आई और गुंडे मशालें बुझाने लगे। चीख पुकार मच गई। आरव ने सबको चिल्लाकर कहा, डरो मत, यही वक्त है सच को उजागर करने का। और उसने डायरी के पन्ने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिए। गांव वाले अब भागे नहीं, उन्होंने गुंडों का सामना किया। पहली बार हवेली के भीतर डर और गुस्से का टकराव हो रहा था। अनाया की चीखें और हवेली की दीवारों से आती गूंज लोगों के दिल में हिम्मत जगा रही थी। आरव जानता था कि यह जंग अब सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि जुल्म और इंसाफ की आखिरी भिड़ंत बनने वाली है। हवेली के अंदर अब युद्ध का सा माहौल था। एक तरफ गांव वाले मशालों और पत्थरों के सहारे, और दूसरी तरफ सरपंच व कबीर के वारिसों के हथियारबंद गुंडे। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और हवेली की पुरानी दीवारों से टकराती गूंज ने माहौल को और भयावह बना दिया। लेकिन इसी अफरातफरी में कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही आरव ने डायरी के पन्ने जोर से पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारों पर खून से लिखे पुराने अक्षर चमक उठे। उन अक्षरों से लाल रोशनी फैलने लगी और हवा में किसी औरत की सिसकियां गूंजने लगी। सब ठिठक कर रुक गए, गांव वाले, गुंडे, यहां तक कि सरपंच भी। रोशनी के बीच
सबकी आंखों के सामने अनाया की धुंधली परछाई उभर आई। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और उसी पल हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब सब अंदर कैद थे। गांव वालों में डर था, लेकिन गुस्सा भी। अनाया की आत्मा की मौजूदगी ने उन्हें हिम्मत दी, लेकिन सरपंच और उसके लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, ये सब ढोंग है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। वे आरव की तरफ बढ़े, लेकिन तभी हवेली की सीढ़ियां टूटने लगीं, खिड़कियां खुद बुध खुल गईं और अंदर तेज आंधी घुस आई। मशालें बुझ गईं और बस लाल चमकती चिट्ठियां दिखाई देने लगीं। उस लाल रोशनी में गुंडों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। आरव ने मौका देखकर डायरी का सबसे अहम पन्ना पढ़ना शुरू किया, जिसमें अनाया ने लिखा था, मेरी हत्या के पीछे सिर्फ कबीर नहीं, बल्कि उसका पूरा कुनबा और सरपंच भी शामिल है। ये हवेली मेरी कब्र नहीं, बल्कि उनकी साजिशों का गवाह है। मेरे खून से लिखे हर अक्षर उनकी काली करतूतों को उजागर करेंगे। जैसे ही ये पंक्तियां पढ़ी गईं, सरपंच की आंखों में हैरानी और डर एक साथ भर आया। गांव वाले उसकी तरफ देखने लगे। पहली बार सच सबके सामने था। गुस्से में गांव वालों ने सरपंच और उसके आदमियों को पकड़ लिया, लेकिन तभी गुंडों ने हथियार तान दिए और कहा, अगर किसी ने ज्यादा आवाज की तो सबको गोली मार देंगे। तनाव चरम पर था। उसी पल हवेली के तहखाने से अजीब सी चीख निकली, मानो कोई जंजीरें तोड़ रहा हो। फिर धीरे धीरे तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला और वहां से धुंध के बीच अनाया की परछाई और साफ दिखने लगी। इस बार वह सिसकती नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। उसने एक एक कर गुंडों की तरफ देखा और अचानक उनकी बंदूकें हाथ से छूटकर गिर गईं। गुंडे कांपने लगे, कुछ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अब भी बंद थे। गांव वालों ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। उन्होंने सरपंच को पकड़कर चौपाल तक घसीटने का निश्चय किया, लेकिन सरपंच चिल्लाता रहा, तुम लोग पागल हो गए हो, यह सब एक पत्रकार का खेल है, ये सब नकली चिट्ठियां हैं। आरव ने गुस्से से डायरी उसके सामने फेंकी और बोला, अगर ये नकली है तो बता, ये खून किसका है? ये नाम किसने लिखे? तेरे हाथ कितने खून से रंगे हैं? अब तू छुपा नहीं पाएगा। सरपंच का चेहरा उतर गया। इसी बीच हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा, जैसे अनाया की आत्मा अपनी आखिरी गवाही दे रही हो। वह परछाई धीरे धीरे आरव के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव ने महसूस किया कि उसका दर्द, उसकी लड़ाई अब आरव के जरिए पूरी हो रही है। अनाया ने सबके सामने धीरे धीरे कहा, मेरा बदला इंसाफ है, मेरे खून का कर्ज सच बोलकर उतारो। इतना कहते ही उसकी परछाई रोशनी में बदल गई और हवेली में अंधेरा छा गया। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। अचानक हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची। सरपंच ने पहले ही सूचना देकर अपना बचाव करने की कोशिश की थी। पुलिस ने आते ही गांव वालों और आरव को घेर लिया। अफसर चिल्लाया, ये सब बकवास है, तुम लोग दंगे कर रहे हो। लेकिन तभी आरव ने डायरी पुलिस अफसर के हाथ में दे दी और कहा, अगर हिम्मत है तो इसे पढ़ो, अगर आंखें हैं तो दीवारों पर लिखी ये गवाही देखो। अफसर ने पहले हंसी उड़ाई, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसमें उन नेताओं, अधिकारियों और कबीर के वंशजों के नाम लिखे थे जो आज भी ताकतवर पदों पर थे। यह मामला सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि पूरे जिले का सच था। पुलिस अफसर घबराकर बोला, ये तो बहुत बड़ा केस है। तभी गांव वाले एक साथ चिल्लाए, हम गवाह हैं, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। अब पुलिस के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सरपंच और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि कबीर का असली वारिस, जो शहर में बड़ा नेता बन चुका था, इस पूरे मामले को दबाने के लिए आने ही वाला था। उस रात हवेली के बाहर लोग जागते रहे। सबको लग रहा था कि अनाया की आत्मा ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है, लेकिन अब इंसाफ की असली लड़ाई अदालत और सत्ता के गलियारों में होगी। आरव ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अनाया, मैं वादा करता हूं, ये खून से लिखी चिट्ठियां सिर्फ हवेली में नहीं दबी रहेंगी, इन्हें पूरी दुनिया पढ़ेगी।
हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी निकली, जैसे अनाया मुस्कुरा रही हो। गांव में सरपंच और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी ने माहौल बदल दिया, लेकिन असली जंग तो अभी बाकी थी। कबीर का असली वारिस विक्रम, जो शहर का बड़ा नेता और बेहद ताकतवर व्यक्ति था, खबर मिलते ही गांव पहुंचा। उसके काफिले की गाड़ियों की गड़गड़ाहट ने गांव वालों को डरा दिया, लेकिन इस बार लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। विक्रम ने उतरते ही भीड़ को ललकारा, तुम लोग भूल गए हो किससे टकरा रहे हो? ये हवेली हमारी है, ये जमीन हमारी है, और जो भी इसका सच फैलाएगा उसका अंजाम वही होगा जो अनाया का हुआ था। उसकी आवाज में अहंकार था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर आरव साफ पड़ रहा था। आरव ने हाथ में डायरी उठाई और भीड़ के सामने खड़ा होकर बोला, अनाया मरी थी, लेकिन उसका सच जिंदा है। ये डायरी और ये खून से लिखी चिट्ठियां बता रही हैं कि तुम्हारे खानदान ने कितने मासूमों का खून बहाया है। अब ये सिर्फ हवेली का मामला नहीं, यह इंसाफ का मामला है। विक्रम हौस पड़ा और इशारा करते ही उसके आदमी भीड़ पर टूट पड़े। फिर से अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। महिलाएं तक डंडे और पत्थर लेकर आगे आ गईं। हवेली की दीवारें गूंज उठीं, मानो अनाया की आत्मा भी उनकी हिम्मत बढ़ा रही हो। लड़ाई के बीच अचानक हवेली से भयानक शोर उठा। खिड़कियां टूटकर गिरने लगीं, दीवारों से खून टपकने लगा और लाल धुंध चारों तरफ फैल गई। लोग कांप गए, लेकिन उसी धुंध से अनाया की परछाई निकलकर सबके बीच आ खड़ी हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में प्रचंड अग्नि थी। विक्रम और उसके आदमी पसीने से तरबतर हो गए। अनाया की आत्मा ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे खून से लिखे हर अक्षर का कर्ज आज वसूला जाएगा। विक्रम, तू मेरे गुनाहगारों का वारिस है, तेरे खून में वही पाप बहता है। अब भागने की कोशिश मत करना। यह सुनते ही विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आतंक था। आरव ने भीड़ से कहा, डरने का वक्त खत्म हो गया है, यह हवेली अब सच का मंदिर बनेगी। लोग जोर से चिल्लाए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने आई, लेकिन जब उन्होंने डायरी और चिट्ठियों की गवाही देखी तो विक्रम को भी गिरफ्तार करना पड़ा। विक्रम चीखता रहा, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन गांव वालों की एकजुटता ने उसकी आवाज दबा दी। मामला अदालत तक पहुंचा। महीनों तक सुनवाई चली। आरव ने हर चिट्ठी को सबूत बनाकर पेश किया। अदालत में पहली बार खून से लिखे वो शब्द खुलेआम पढ़े गए। जब गवाहों ने अपनी कहानियां सुनाई तो पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। फैसले के दिन जज ने कहा, इतिहास में पहली बार इंसाफ खून से लिखी चिट्ठियों की गवाही पर हुआ है। यह हवेली अब डर का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक बनेगी। विक्रम और उसके पूरे कुनबे को उम्र कैद की सजा मिली। फैसले की रात गांव में दीप जलाए गए। हवेली के बाहर लोग ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मना रहे थे। आरव चुपचाप हवेली के अंदर गया। वहां अब अंधेरा नहीं था, बल्कि एक हल्की शांत रोशनी फैली हुई थी। उसने महसूस किया कि हवेली की दीवारों से रिश्ता खून अब थम गया है। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा, उसने देखा कि चिट्ठियां अब लाल नहीं, बल्कि सुनहरी रोशनी में बदल रही थी, और उसी रोशनी से अनाया की परछाई एक आखिरी बार सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद आरव, तूने मुझे मुक्ति दी। अब मैं चैन से सो सकती हूं। और वह रोशनी बनकर गायब हो गई। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, अनाया, तेरी खून से लिखी चिट्ठियां अब डर नहीं, बल्कि इंसाफ की मिसाल बनेंगी। हवेली की खिड़कियों से हल्की हवा चली, जैसे अनाया की आत्मा ने उसकी बात का जवाब दिया हो। उस दिन के बाद शाहमीर हवेली कभी डर की पहचान नहीं रही। गांव वाले उसे छोड़कर भागते नहीं, बल्कि वहां दीप जलाकर इंसाफ की याद में प्रार्थना करते। आरव ने पूरी कहानी एक किताब में लिखी, खून से लिखी चिट्ठी। वह किताब पूरे देश में चर्चित हुई और अनाया का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। कहानी वहीं खत्म होती है जहां डर ने जन्म लिया था, लेकिन इस बार डर का अंत हो चुका था।
खून से लिखी चिट्ठी इंसाफ का नया अध्याय बन चुकी थी। अरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी एंजॉय कर सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करके परिवार में शामिल हो जाओ, क्योंकि यहाँ रोजाना नई नई कहानियां मिलती हैं।